Om Dhanvantare Namo Namaha. Hello friends, welcome to the online video lecture series of Vision Arrow Academy. Myself, Vaidya Amol Ganeshdas Khatri. Friends, in last lecture we have discussed Urushthamba. In that lecture, we have studied that there is a complete leg stiffness due to the predominance of Kapha, Medha and Ama. So Charaka has mentioned that disorder as a Kapha Pradhan. So after this Kapha Pradhan disorder, Charaka wanted to highlight a disorder having Vat as its prominent dosha. But there are so many Vatvyadis having Vata as its main dosha. Therefore, Charaka has mentioned Vatvyadi Chikitsa Adhyay, where all the Vata Vikars and their treatment has been mentioned under one heading. As I earlier said that this is a very vast topic, so we will cover this topic in later sessions. Now, our today's topic and the next Adhyay is Vata Rakta. In this disorder, there is a predominance of Vata as well as Rakta. So, Charaka has mentioned this disorder apart from Vatvyadi, where only Vata is the predominant dosha. Now, before starting a revision and a new topic, I would like to give you some examples that how smartly, technically, and scientifically our Acharya named various disorders in Ayurveda. So, we will have an overlook on this topic and let's salute our Acharya for their such a minute and detailed observation. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कौन सा अध्याय देखने वाले हैं? वात रक्त। अब देखिए, इस व्याधि को वात रक्त ये नाम क्यों दिया गया है? इसे रक्तवात भी कहा जा सकता था, बट रक्तवात न कहते हुए इसे वात रक्त कहा गया है। अब देखिए, इस डिसऑर्डर में वात और रक्त ये दोनों अपने अपने गुणों से ही प्रकोपित होते हैं। फिर भी इसमें वात क्या है? वात ये इसका दोष है और रक्त दुष्य है। इसलिए चरक चाहते थे कि कोई भी जो वैद्य है इसमें पहले वात की चिकित्सा करे और फिर रक्त की तरफ ध्यान दे। इसलिए इस व्याधि को वात रक्त कहा गया है, न कि रक्तवात। तो ये हो गया वात रक्त। इसको क्यों कहा गया है? बिकॉज द डिसऑर्डर हैविंग वात एंड रक्त प्रीडोमिनेंस वेयर वात शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। इसके बाद एक और डिसऑर्डर आता है जिसका नाम है आमवात। अब इसमें देखिए, वात पहले नहीं है, इसमें वात बाद में है। आम दुष्य है और वात दोष है। फिर भी यहाँ पे दुष्य पहले क्यों लिया गया है? क्योंकि आचार्य चाहते हैं कि सबसे पहले आम की ट्रीटमेंट की जाए। अगर आम ठीक हो जाएगा तो ये वात अपने फिर से नॉर्मल डायरेक्शन में आता जाएगा। इसलिए ये आम वात लिखने के पीछे इसका रीजन ये था, फिर आम इज द मेन कल्प्रिट, must be treated first. So Acharya mentioned आम वात instead of वात आम। डिसऑर्डर इज रक्त पित्त। अब देखिए, यहाँ पे पित्त दोष होने के बावजूद भी बाद में लिया गया है और रक्त दुष्य होने के बावजूद भी पहले लिया गया है। देखिए, जैसे वात रक्त में रक्त दुष्य था इसलिए बाद में लिया था, पर यहाँ पे रक्त दुष्य है फिर भी दोष के पहले लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि रक्त पित्त में क्या होता है? रक्त दुष्य होता है, जो हमें दिखता है उसकी ट्रीटमेंट हमें सबसे पहले करनी चाहिए। इसलिए संहिताकारों का कहना था कि सबसे पहले आप रक्त की चिकित्सा करो और फिर बाद में पित्त की ट्रीटमेंट करो। इसलिए यहाँ पे रक्त पित्त इसे नाम दिया गया है, वेयर पित्त एक्वायर्स द रक्त स्वरूप and comes out of body as a rakta, where rakta should be treated first. Hence this disorder is named as rakta pitta instead of pitta rakta. Next disorder इसमें आता है शीत पित्त। अब बोलोगे कि सर पित्त का गुण तो उष्ण है, फिर यहाँ शीत पित्त क्यों लिखा गया है? यहाँ पे शीत डिनोट करता है वात का पर्टिकुलर शीत गुण। वात के बहुत सारे गुण है, रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, लेकिन जब पित्त वात के शीत गुण के साथ मर्ज हो जाता है तब ये डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, दैट इज शीत पित्त। आचार्य चाहते हैं कि यहाँ पे शीत गुण की चिकित्सा पहले की जाए, इसलिए हम यहाँ पे उष्ण गुणात्मक चिकित्सा करते हैं, जैसे अपन मरीज इसमें यूज करते हैं। अब मरीज उष्ण गुणात्मक है, पित्त बढ़ाता है, बट यहाँ पे पित्त को हमें थोड़ा सा साइड में करके सबसे पहले शीत गुण की ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मरीज का प्रयोग करते हैं। सो शीत नाम इसलिए दिया गया है वेयर पित्त इज इन्वॉल्व विद द शीत गुण ऑफ वात दोष एंड शीत गुण शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। नेक्स्ट एक और व्याधि आता है, दैट इज अम्ल पित्त। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पित्त का ही गुण है। पित्त का हमने देखा था साम और निरामरस, सामरस अम्ल है, निरामरस कटु है। तो यहाँ पे पित्त का सामरस दैट इज अम्ल बढ़ जाता है। इसका मतलब पित्त कैसा है? यहाँ पे साम पित्त है। इसलिए आचार्य चाहते हैं कि यहाँ पे साम पित्त की चिकित्सा सबसे पहले की जाए, इसलिए इसे नाम दिया गया है अम्ल पित्त, वेयर अम्ल रस दैट इज विकृत रस ऑफ पित्त दैट इज साम पित्त इज हाईलाइटेड। तो देखिए, जितने भी नाम दिए हैं ये नाम इसलिए दिए है कि आपको चिकित्सा करने में बहुत इजी चला जाए। वात रक्त में सबसे पहले ट्रीटमेंट वात की करो, आम वात में सबसे पहले ट्रीटमेंट आम की करो, रक्त पित्त में सबसे पहले ट्रीटमेंट रक्त की करो, शीत पित्त में सबसे पहले ट्रीटमेंट शीत गुण की करो, जबकि अम्ल पित्त में सबसे पहले अम्ल गुण दैट इज साम पित्त की चिकित्सा यहाँ पे करने को कहा है। तो ये देखिए कितना साइंटिफिक है। आप इसे रक्तवात भी कह सकते थे, वात आम भी कह सकते थे, पित्त रक्त भी कह सकते थे, पित्त शीत कह सकते थे, पित्त अम्ल कह सकते थे, पर नहीं, चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये सारे व्याधियों के नामकरण यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो आज अध्याय रहेगा वो रहेगा वात रक्त। इसको हम डिटेल में ओवरलुक करेंगे। वात रक्त को स्टार्ट करने से पहले हम शुरू करते हैं उरुस्तंभ का एक रिवीजन।
तो चलिए फ्रेंड्स, उरु स्तंभ के बारे में थोड़ा सा पीपीटी में ओवरलुक कर लेते हैं। उरु स्तंभ को हमने कोरिलेट किया था कल गुरु के साथ, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले देखा था इसका रेफरेंस में था कि चरक ने इसे कफ प्रधान व्याधि बताया और इसका स्पेशल वर्णन चिकित्सा स्थान में किया हुआ है, जबकि सुश्रुत अनुसार ये वात प्रधान व्याधि है और इसका वात व्याधि के अंतर्गत ही वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने पॉइंट इसमें देखा था कि सुश्रुत ने उरु स्तंभ अध्याय में गुग्गुल का वर्णन किया है। गुग्गुल का उन्होंने कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य ये गुण बताए थे। साथ ही साथ गुग्गुल अपने सूक्ष्म गुणों से दीपन कार्य करता है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने, उरु स्तंभ को मेद कफावृत्तवात कहा गया है, जिसको हमने कोड में मेकअप बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखा था हमने कि उरु स्तंभ का केवल एक ही प्रकार है, वो प्रकार है त्रिदोष प्लस आम समुद्भव। नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि इसे पंचगुणातीत व्याधि कहा है, दैट इज ये पंचकर्म वर्ज व्याधि है। ऐसे ही पंचगुणातीत के समान पंचकर्मातीत व्याधि कुष्ठ को कहा गया है। हमने देखा था कि ये रुक्षण प्रधान चिकित्सा वाला व्याधि है। इसमें और चिकित्सा कौन सी करनी थी? संशमन, क्षपन और शोषण। और लास्ट पॉइंट देखा था हमने इसके कल्प, जो कल्प थे षड्धरण चूर्ण, अष्टकटवर्तिल और वाल्मीकि मृत्तिका। साथ ही साथ हमने इसके पूर्व रूप देखे थे ध्यान और निद्रा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखा था फ्रेंड्स हमने कि आढ्यवात, ये चरक ने वातरक्त को कहा है, जबकि सुश्रुत ने उरु स्तंभ को आढ्यवात कहा है। ये पॉइंट्स हमने पीपीटी में ओवरलुक किए थे। अब चलते हैं हम उरु स्तंभ के एट ए ग्लांस पॉइंट की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का नया अध्याय। देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं अभी उरु स्तंभ के एट ए ग्लांस पॉइंट पर। चरक अनुसार वातरक्त आढ्यवात है, सुश्रुत अनुसार माधवनिदान के अनुसार उरु स्तंभ आढ्यवात है। चरक अनुसार ये कफ प्रधान आममेद प्रधान व्याधि है, जबकि सुश्रुत माधवनिदान ने इसे वात प्रधान कहा है। चरक ने स्वतंत्र अध्याय में उरु स्तंभ का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत वाग्भट संहिता में वात व्याधि के अंतर्गत ही इसका वर्णन मिलता है। इसका एक ही प्रकार है आम त्रिदोष समुत्थान। सुश्रुत ने इसमें गुग्गुल का वर्णन किया है, इसे पंचगुणातीत व्याधि कहा है। रुक्षण प्रधान चिकित्सा है इसमें साथ साथ संचमन, क्षपन और शोषण भी किया जाता है। और इसके कल्प है अष्टकटवर्तिल और स्नेह रहित षड्धरण योग। ये पॉइंट हमने देखे थे। आज चलते हैं हम हमारे नए अध्याय की तरफ, दैट इज वातरक्त। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, दैट इज वात शोणित चिकित्सा अध्याय। इसी को वात रक्त भी कहा जाता है। बट हम वात रक्त नोट्स में से देखने से पहले हम कहां से देखेंगे? पीपीटी में से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पीपीटी की तरफ चलते हैं। फिर से मैं आपको कहूंगा कि ये पीपीटी अगर आपकी हो गई तो ये पूरा अध्याय आपका लगभग इसमें कवर हो जाएगा, इसलिए पीपीटी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वात रक्त का पीपीटी, जिसमें आपके सामने एक चूहे की इमेज आई है। उस चूहे को हमने वात रक्त के साथ कोरिलेट किया हुआ है। अब ये कोरिलेट क्यों किया है? क्योंकि वात रक्त व्याधि को सुश्रुत ने आंखों विषवत ऐसा उपमा दी है। आंखों विषवत मतलब क्या? आंखों का मीनिंग होता है चूहा। वात रक्त के जैसे लक्षण मिलते हैं, वैसे ही लक्षण चूहा काटने के बाद, दैट इज रैट बाइट पॉइजनिंग में भी मिलते हैं। देखिए, आप सुश्रुत को उस समय भी पता था कि चूहा काटने के बाद कैसे कैसे लक्षण मिलते हैं। वही लक्षण सेम वात रक्त में भी मिलते हैं, इसलिए वात रक्त को आंखों विष के समान बताया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए याद रखेंगे हम इसको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि इसमें वात रक्त इसके कौन से गुण इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें वात और रक्त दोनों का एक कॉमन गुण इन्वॉल्व होता है, दैट इज सर गुण। इसको कैसे याद रखेंगे? वात रक्त को कौन पढ़ा रहा है आपको? सर पढ़ा रहे हैं। सो वात और रक्त दोनों का सर गुण इसमें इन्वॉल्व होता है, जबकि वात का सूक्ष्म और रक्त का द्रव गुण का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। सो वात का कौन से गुण हो गए? अब सूक्ष्म और सर, जबकि रक्त के द्रव और सर गुण इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया है फ्रेंड्स वाग्भट ने, कि वात रक्त के पूर्व रूप जो है वो कुष्ठ व्याधि के समान बताए। इसलिए देखिए, चूहे को हमने कुष्ठ बना दिया है। सो वात रक्त के पूर्व रूप किस व्याधि के समान बताए गए हैं? कुष्ठ के समान बताए गए हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है, अब अगर वात रक्त को आप देखें तो इसमें पहला वर्ड कौन सा है? वात वर्ड, ये पहला है। इसीलिए हमको चिकित्सा सबसे पहले किस दोष की करना पड़ेगी? वात दोष की चिकित्सा इसमें सबसे पहला करना पड़ेगी। और हम जानते हैं कि वात दोष की सबसे प्रधान चिकित्सा कौन सी है? बस्ती है। इसीलिए वात रक्त की चिकित्सा में एक श्लोक आता है, नहीं बस्ती समम किंचित वात रक्तः प्रशस्यते। बस्ती के समान वात रक्त में और कोई भी चिकित्सा नहीं है। जैसे हमने विसर्प में देखा था, एकतः तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः, उसी तरह से वात रक्त में बस्ती ये सबसे श्रेष्ठ ट्रीटमेंट है। वो क्यों है उसका भी आपको मीनिंग समझ गया है कि वात रक्त में पहला दोष कौन सा है? वात। इसलिए हमें हमेशा इस दोष की ट्रीटमेंट करना जरूरी होती है, वात दोष की। इसीलिए वात दोष की श्रेष्ठ ट्रीटमेंट बस्ती यहाँ पे यूज की गई है। अब वात हमने बस्ती से ठीक कर दिया, तो बचता कौन है? रक्त। रक्त किस दोष के समान है? पित्त के समान है। और पित्त की ट्रीटमेंट बेस्ट कौन सी है? विरेचन। इसलिए बस्ती के बाद कौन सी ट्रीटमेंट इसमें करनी चाहिए? विरेचन करनी चाहिए। इसमें भी पर्टिकुलरली विरेचन कौन से प्रकार का दिया है? मृदु विरेचन दिया गया है। विरेचन दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक मृदु और एक तीक्ष्ण। अगर एरंड तेल का हम प्रयोग करें तो वो मृदु विरेचन हो जाता है, जबकि अगर हम जयपाल का प्रयोग करें, दंती का प्रयोग करें, तो ये कौन से विरेचन हो जाते हैं? तीक्ष्ण विरेचन हो जाते हैं। बट वात रक्त में विरेचन कैसा बताया गया है? मृदु। ये मृदु विरेचन क्यों करना है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब विरेचन के साथ साथ रक्त की एक और ट्रीटमेंट बेस्ट कौन सी है? दैट इज रक्त मोक्षण।
इसीलिए आप रक्त को ठीक करने के लिए विरेचन के साथ साथ रक्तमोक्षण भी कर सकते हैं। अब रक्तमोक्षण कैसे करना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी विसर्प में देखा है कि वात दोष के लिए अगर रक्तमोक्षण करना है तो हमें विषाण और श्रृंग के साथ करना है, जिसका हमने कोड क्या बनाया था, VVS। पित्त का अगर करना है तो जलोका के साथ करना है, और अगर कफ दोष प्रधान है और हमें अगर कफ दोष प्रधान रक्त का मोक्षण करना है तो वहां पे अलाबू और तुम्बी का प्रयोग करना है, जिसका हमने कोड बनाया था कैट। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। एक और रक्त मोक्षण का प्रकार इसमें बताया गया है, दैट इज प्रश्चान और शीरावेद। लेकिन प्रश्चान और शीरावेद करने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, देशादेश व्रजेत। इसका मतलब अगर वात रक्त से पीड़ित रुग्ण में पेन अगर शिफ्ट होता है, वो बोलता है कभी सर यहाँ पेन होता है तो कभी इस घुटने में पेन होता है, कभी घुटने में पेन होता है तो कभी कंधे में पेन होता है। इसका मतलब अगर वो शिफ्टिंग पेन है तो शिफ्टिंग पेन में रक्त मोक्षण किस प्रकार का करना चाहिए, प्रश्चान या शीरावेद करना चाहिए। क्यों, क्योंकि शीरावेद ये सार्वदेहिक रक्त मोक्षण का प्रकार है और विषाण जलोका अलाबू ये जो है स्थानिक रक्तमोक्षण के प्रकार है। अगर पेशेंट शिफ्टिंग पेन बोल रहा है तो हम यहाँ पे जलोका, विषाण या अलाबू का प्रयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हमें सार्वदेहिक रक्तमोक्षण का प्रयोग ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज शीरावेद। सो पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे, शीरावेद और प्रश्चान, देशादेश व्रजेत, दैट इज शिफ्टिंग अगर पेन है तो वहां पे रक्तमोक्षण के लिए शीरावेद करने को कहा है। ये पॉइंट क्लियर होता है। अब इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वात रक्त ये जो है, ये चरक ने बताया कि प्रायः सुकुमार व्यक्तियों को होता है। इसलिए चूहा याद रखेंगे आप, चूहा कैसा है, सुकुमार, एकदम नन्हा सा है, इसलिए वो प्रायः सुकुमारानाम ऐसा कहा है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वात रक्त की पीड़ा मोस्टली सूक्ष्म संधियों में से स्टार्ट होती है, इसलिए प्रायः ये सूक्ष्म संधियों में होता है, ऐसा भी कहा गया है। अब देखिए चूहे की संधियां कैसी है, एकदम छोटी छोटी है, इसलिए प्रायः सूक्ष्म संधि में होता है, ये भी इसको याद रख सकते हैं। और इस व्याधि को कुछ नाम भी दिए गए हैं, दैट इज खुड़वात, आढ़्यवात और वात बलासक। खुड़वात मतलब क्या, खुड़ का मीनिंग होता है स्मॉल, क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट्स में होता है इसलिए इसका नाम क्या है, खुड़वात। आढ़्यवात, आढ़्यवात इसलिए कहा गया है कि ये मोस्टली आढ़्य दैट इज अमीर लोगों को ये होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा है यहाँ पे वात बलासक, इसी को एक और नाम दिया गया है, दैट इज मेद कफावृत्तवात। ऐसा ही मेद कफावृत्तवात हमने देखा था कि उरुस्तंभ को भी कहा गया है और वात रक्त को भी कहा गया है। सो याद रखेंगे ये पॉइंट्स। इसके प्रकारों की तरफ चलेंगे। अब ये चूहे के कान कितने हैं, 2, इसलिए इसके 2 प्रकार है। अब आप इसकी आंख की तरफ देखिए, इसकी आंख बन गई 8 के जैसे, सो इसके 8 प्रकार भी है। और चूहे के पैर कितने होते हैं, 4। सो माधवनेता ने इसके 4 प्रकार भी बताया है। तो वात रक्त के प्रकार 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। अब वो 2 प्रकार कौन से है, वो है उत्तान और गंभीर। उत्तान का मतलब होता है जो ऊपरी भाग में होता है वो, गंभीर मतलब जो अभ्यंतर भागों में होता है वो। उत्तान को पर्टिकुलरली कहां से लिमिटेड बताया है, ये त्वक और मांस तक ही लिमिटेड रहता है। इसको याद रख सकते हैं आप, उता माता, माता इज मांस और त्वक, तो उता माता इसको याद रख सकते हैं। बाकी सभी जो स्थानों में वात रक्त होता है उसे क्या कहा गया है, गंभीर वात रक्त कहा गया है। और पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है उभय वात रक्त। उभय वात रक्त मतलब ऐसा पेशेंट जिसमें वात रक्त उत्तान अवस्था में भी है और गंभीर अवस्था में भी है, इसलिए इसको कहा गया है उभय वात रक्त। अब उभय वात रक्त में दोषों की संचिति कहाँ होती है, संधि, अस्थि और मज्जा में। सो संधि का एस ले लिया, अस्थि का ए ले लिया, मज्जा का एम ले लिया, क्या बन गया, साम। सो उभय वात रक्त में दोष साम अवस्था में होते हैं, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं, दैट इज संधि, अस्थि और मज्जा। और जब उभय वात रक्त में चला जाता है तो उसे क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। सो पंख इज पंगुत्व और खंज, पंख, पंगुत्व और खंज। देखिए आप यहाँ पे इसको ऑलरेडी पंख हमने बताया है, सो ये उसके पंख है। याद रखेंगे उभय वात रक्त में कौन से लक्षण मिलते हैं, पंगुत्व और खंज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीपीटी का एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसके 2 प्रकार, उत्तान गंभीर। उत्तान ये त्वक मांस में लिमिटेड होता है, बाकी सब जगह पे जो होने वाला है वो गंभीर है। उभय इसमें दोष होते हैं संधि, अस्थि, मज्जा में स्थित, जबकि इसमें लक्षण मिलता है पंगुत्व और खंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इसका कल्प। चूहे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मोदक। हम देखते हैं कि गणेश जी का जो वाहन है चूहा, वो क्या खाता है, हमेशा मोदक खाता है। ये मोदक मतलब क्या, एक प्रकार से पिंड है, इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट कल्प है पिंड तेल। ये पिंड तेल का क्या करना है, पिंड तेल का अभ्यंग करना है। ये अभ्यंग क्या करता है, पिंड तेल का रुजापहम, पेन को कम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। पिंड तेल का अभ्यंग करना है और ये रुजापहम, वेदना शामक है, पेन रिलीवर है। नेक्स्ट इसमें कल्प आता है, वो कल्प है वर्धमान पिप्पली। ऐसे याद रखिए कि ये पीपल का पेड़ है, इसलिए वर्धमान पिप्पली आप उसको याद रख सकते हो। या फिर इसको बोधि वृक्ष कषाय, ये भी एक कल्प इसमें दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोधि वृक्ष कषाय के बारे में कहा गया है, वात रक्तम जयत्याशु त्रिदोषम अपि दारुणम। अगर त्रिदोषज और दारुण, दारुण मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू ट्रीट, ऐसा भी अगर वात रक्त है तो बोधि वृक्ष कषाय से क्या हो जाता है, वो जल्दी से ठीक हो जाता है।
दैट इज कॉल्ड एज वात रक्तम जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम। ये कल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कल्प पद्मक तेल और महापद्मक तेल। पद्मक का मैंने होता है कमल, इसलिए हमने वहां पे कमल निकाले हैं। दो प्रकार के कमल है, एक पद्मक तेल है और एक महापद्मक तेल है। एक और कल्प इसमें जो है दैट इज बला तेल। आप देख रहे हैं अक्षय कुमार बाला है ना, राजकुमार बाला सिंह, सो बला तेल इसमें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे आप कभी नहीं भूलोगे आप इन चीजों को, है ना। इसमें एक और कल्प है दैट इज कॉल्ड एज मधुक तेल, इसलिए हमने वहां पे माधुरी दीक्षित यहाँ पे ऐड कर दिए, दैट इज मधुक तेल। और तीसरा इंपॉर्टेंट कल्प इसमें आता है अमृता तेल, इसलिए हमने वहां पे अमृता राव का एक फोटो एड ऑन किया है। सो तीन कल्प इसके इंपॉर्टेंट हो गए, एक बला तेल, मधुक तेल और अमृताद्य तेल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि गुड़ूची को यहाँ पे श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है। देखिए आप बराबर गुड़ूची की लता ऊपर जा रही है और गुड़ूची के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ट शेप के होते हैं, इसलिए गुड़ूची इसमें का श्रेष्ठ द्रव्य है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। ये पीपीटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पीपीटी अच्छे से हो गई तो वात रक्त अध्याय भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर होता है। अब चलते हैं हम वात रक्त के डिटेल स्टडी की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट शुरू करेंगे हम, वात रक्त का स्थान क्या है। सो स्थान का श्लोक पढ़ेंगे, करौ पादावंगुलयः सर्वसंधयः कृत्वा आदौ हस्तपादे तु मूलम देहे विधावति। इसका मीनिंग क्या है समझो। करौ, करौ का मीनिंग होता है दोनों हाथ, है ना। करौ ये क्या है, द्वंद्व समास है ना। जैसे राम लक्ष्मण को हम बोलेंगे राम लक्ष्मणौ, वैसे एक कर और दूसरे कर को क्या बोला जाएगा, करौ। याद रखेंगे, ये संस्कृत में भी आपको काम में आएगा। दिस इज द्वंद्व समास। सो करौ मीन्स दोनों हाथ। वैसे ही पादौ अंगुलयः, है ना, उसकी अगर संधि की हमने पादाव अंगुलयः तो क्या बनेगा, पादौ अंगुलयः। इसका मतलब करौ पादौ, पादौ का मीनिंग दोनों पैर, अंगुलयः। अब इसको और तोड़ के पढ़े तो करौ अंगुलयः पादौ अंगुलयः, हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां। साथ ही साथ करौ सर्वसंधयः पादौ सर्वसंधयः, हाथ के बाकी के जो सब जॉइंट्स, पैर के बाकी के सब जॉइंट्स, यहाँ पे वात रक्त होता है। इसमें भी आगे डिटेल ये दिया है, कृत्वा आदौ, लेकिन सबसे पहले कहाँ होता है, हस्तपादे तु मूलम, हाथ और पैर की छोटी छोटी उंगलियों में सबसे पहले होता है। और उसके बाद में फिर ये देहे विधावती, फिर बाकी के सारे जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करते जाता है। श्लोक को बराबर समझा है कैसे है, करौ पादौ अंगुलयः करौ पादौ सर्वसंधयः, हाथ पैर की छोटी उंगलियां, हाथ पैर के बाकी के सब जॉइंट्स, इनमें भी कृत्वा आदौ हस्तपादे तु मूलम, सबसे पहले हाथ पैर की छोटी छोटी उंगलियों में होता है और फिर बाद में देहे विधावती, फिर बाकी के जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करता है। ऐसा ही बिल्कुल रैट बाइट पॉइजनिंग में होता है। इसीलिए सुश्रुत ने वात रक्त को आंखों विष की उपमा दी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब सुश्रुत ने आंखों विष क्यों कहा गया है आपको समझ गया है। अब इसके हेतु देखेंगे। हेतु क्या है, पहला देखिए, प्रायशः सुकुमारानाम। मैंने बताया था आपको चूहा कैसा है, सुकुमार जानवर है, इसलिए प्राय सुकुमारानाम होता है। सुकुमारों का मीनिंग ये होता है, अब सुकुमार कौन रहेगा, जिसके पास बहुत पैसा है या आराम कर रहा है। जो आराम करेगा वो सुकुमार रहेगा। जो मेहनत करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो मेहनत करेगा तो वो सुकुमार कभी भी हो सकता है क्या, नहीं। सो यहाँ पे सुकुमार का मीनिंग होता है आढ़्य। सो आपको याद रहा है इसको आढ़्यवाद क्यों कहा गया है। जो अमीर है वो क्या करेगा, आराम से रहेगा, अपने बॉडी की देखभाल वो आराम से कर सकता है, तो वो सुकुमार ही रहेगा, इसलिए प्रायशः सुकुमारानाम। अचंक्रमणशीलानाम, है ना, जो शीलानाम मतलब जो आदत नहीं है उसको, किसकी, चंक्रमण की, जिसको चलने की आदत नहीं है। अब चलने की आदत किसको नहीं रहेगी, अगेन आढ़्य। जो अमीर है वो कभी चलेगा क्या, वो अपनी गाड़ी लेता है और अपने काम को निकल जाता है, दैट इज अचंक्रमणशीलानाम। ये हेतु बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ये हेतु याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुश्रुत ने क्या दिया है, ऋतु सात्म्य विपर्ययात स्नेहादिनाम च विभ्रमात अव्यवाये तथा स्थूले। अब स्थूल कौन होगा, जिसके पास पैसा बहुत है, वो खाएगा पिएगा बहुत, वो आराम ही करेगा, उसकी लाइफ ही सीडेंटरी रहेगी, तो वो कैसा होता जाएगा, स्थूल होता जाएगा। फ्रेंड्स हम एक बार उसको ओवरलुक करेंगे कि वात रक्त को कोरिलेट किया गया है गाउट के साथ। अब गाउट क्या है, गाउट इज नथिंग बट अ डिसीज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। जो न्यूक्लियोटाइड होता है प्यूरिन पायरिमिडिन, इसमें का जो प्यूरिन है, ये प्यूरिन जब मेटाबॉलिज्म होता है इसका, इस मेटाबॉलिज्म से बनते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। अब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है ये पूरे सर्कुलेशन में जाते हुए क्या करते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स में ये जम जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, गाउटी आर्थराइटिस, पेन क्रिएट करते हैं। तो हमारे इसमें भी वो क्या दिया है, हाथ पैर की छोटी छोटी उंगलियों में ही पेन हो रहा है। अब ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल लेवल से अगर प्यूरिन ज्यादा शरीर में बन गया तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अब प्यूरिन ज्यादा प्रमाण में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आहार वैसा लिया जा रहा है। आहार कौन सा लिया गया है, पर्टिकुलरली अगर आप गाउट के हेतु देखेंगे तो गाउट के जो कॉजेज दिए हैं उसमें दिया है
रेड मीट एंड रेड वाइन। सो मीट और वाइन का अगर ज्यादा सेवन किया जाता है तो इनमें प्यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होकर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं। वैसे ही आयुर्वेद ने भी दिया है, मांस का सेवन करने से ही वात रक्त की उत्पत्ति बताई गई है। तो पॉइंट क्लियर हुआ, ये हेतु कैसे हैं। उसके बाद आते हैं संप्राप्ति की तरफ। संप्राप्ति क्या है, वायु विवरुद्धो वृद्धेन रक्तेन आवारितः पति। वायु विवरुद्धो अपने कारणों से बढ़ा हुआ वायु, वृद्धेन रक्तेन अपने कारणों से बढ़ा हुआ रक्त से, आवारितः पति, पथ मतलब उसका जो मार्ग है, किसका मार्ग, वायु का मार्ग, ये क्या हो जाता है, आवारित हो जाता है, आवरण हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ रक्त बढ़े हुए वायु के मार्ग में क्या उत्पन्न कर रहा है, आवरण उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इस व्याधि को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, दिस इज नथिंग बट रक्तावृत्तवात। रक्त से आवृत्त हुआ वात है ये। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये बढ़े हुए वायु को बढ़ा हुआ रक्त क्या कर रहा है, उसके मार्ग में अवरोध निर्माण कर रहा है। सो बन गया ये रक्तावृत्त वात। और बाद में क्या करता है, कृत्स्नम संदूषित रक्तम, पूरे शरीर में रक्त दूषित हो जाता है। और किस व्याधि की उत्पत्ति होती है, वात रक्त की। ऐसे ही वात और रक्त के कौन से गुण इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखिए, सूक्ष्मात् सर्वसरत्वाच्य पवनस्य, पवनस्य मतलब वायु के सूक्ष्म और सर गुण ये इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली असृज तथा तद्रवत्वात् सरत्वात्, असृज मीन्स रक्त का द्रव और सर गुण इसमें इन्वॉल्व होता है, जो हमने ऑलरेडी पीपीटी में देखा हुआ है। ये गुण भी हमको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं इसके पूर्व रूप की तरफ। हमने देखा था वात रक्त के पूर्व रूप किसके समान बताए गए हैं, कुष्ठ व्याधि के समान बताए गए। सो कुष्ठ के पूर्व रूप और वात रक्त के पूर्व रूप सेम है, सिर्फ श्लोकों की डिफरेंस है इसमें। अब इसमें वात रक्त में क्या दिया, देखिए, स्वेदो अत्यर्थम नवा, वात रक्त से पीड़ित रुग्ण में स्वेद बहुत ज्यादा आएगा या बिल्कुल भी स्वेद नहीं आएगा, ऐसा ही कुष्ठ में बताया गया है। स्पर्शाज्ञत्वम, अगर जिसको गाउटी आर्थराइटिस है उसकी अगर उंगली पे हम हाथ रखेंगे तो उसे सीवियर टेंडरनेस होगा। दिस सीवियर टेंडरनेस इज नथिंग बट स्पर्शाज्ञत्वम। नेक्स्ट, क्षते अतिरुक, उसको अगर कोई ट्रॉमा होगा तो बहुत ज्यादा वहां पे पेन होगा। संधि शैथिल्य, संधिया उसकी शिथिल हो जाएगी। और पीड़िकोद्गम, पीड़िकोद्गम मतलब क्या, गाउटी आर्थराइटिस। अगर आप इमेज में देखोगे नेट पर तो गाउटी आर्थराइटिस की आपको छोटी छोटी, उसको टॉफी आर्थराइटिस भी बोला है, टॉफीज तैयार हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट पीड़िकोद्गम। क्लियर होता है। सुश्रुत ने क्या किया है, देखिए, शिथिलो स्विन्नो शीतलो सविपर्य। अब ये सविपर्य वर्ड सबको अटैच करना है। शिथिलो सविपर्य, कभी शिथिल होता है कभी दृढ़ हो जाता है। स्विन्नो विपर्य, कभी स्वेद आता है कभी स्वेद नहीं आता है। शीतलो सविपर्य, कभी शीतलता लगती है तो कभी गर्मी लगती है। इसको सविपर्य इस तरह से अटैच किया है तीनों वर्ड्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके साध्य साध्यता की तरफ चलते हैं। तो वात रक्त की साध्य साध्यता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपने को सिर्फ याप्य वात रक्त याद रखना है। अब याप्य वात रक्त में क्या बताया, देखिए, द्विदोषज वात रक्त। फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे, द्वंद्वज प्रकार ये हमेशा कष्ट साध्य रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक दोषज हमेशा साध्य रहेंगे, त्रिदोषज हमेशा असाध्य रहेंगे। उसी तरह से आपको रखना है, द्विदोषज और द्वंद्वज प्रकार ये हमेशा कष्ट साध्य रहेंगे। अगर वो कष्ट साध्य नहीं है तो ही हमें याद रखना है। जैसे वात रक्त में द्विदोषज प्रकार कष्ट साध्य न बताते हुए याप्य बताया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस द्विदोषज को आप हाईलाइट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अकृष्ण उपद्रव, अगर उसमें उपद्रव ज्यादा नहीं हुए, पूरे शरीर में उपद्रव नहीं, तो वो याप्य है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज संवत्सरोत्थित। संवत्सर का मीनिंग होता है एक साल। सो एक साल पुराना वात रक्त कैसा बताया गया है, याप्य बताया गया है। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड, है ना। सो एक साल पुराना और द्वंद्वज वात रक्त कैसा है, याप्य है। असाध्य वात रक्त में क्या है, त्रिदोषज, कॉमन सेंस, हमने ऑलरेडी देखा है, त्रिदोषज हमेशा असाध्य रहेंगे। मांसकोथ, जिसे गैंग्रीन हो चुका है। अंगुली वक्रता, जिसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। अर्बो, जिसको ट्यूमर हो चुका है। और आजानुस्फुटित, ये सभी लक्षण कैसे बताए गए हैं, असाध्य बताए गए हैं। बट आपको कौन से याद रखना है, मेनली द्विदोषज वात रक्त और संवत्सरोत्थित वात रक्त ये याप्य होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखेंगे। इसके 8 प्रकार हमने देखे थे, है ना, 8 देखे थे। उसकी आंख में आंख 8 बन गई थी। सो 8 प्रकार हमेशा कैसे रहेंगे, एक दोषज 3 दैट इज वात पित्त कफ, द्विदोषज 3 दैट इज वात पित्त पित्त कफ वात कफ, त्रिदोषज 1 और रक्तज 1। ऐसे टोटल कितने बन जाते हैं, ये 8 प्रकार बन जाते हैं। जबकि माधव निदान ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। कौन से, वातज पित्तज कफज और रक्तज। माधव निदान के अनुसार इसका सान्निपातज प्रकार नहीं है। अब इन्हीं प्रकारों के हम नीचे लक्षण देखेंगे। ये भी लक्षण मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण हमें देखना है सिर्फ वात का और रक्त का, क्योंकि व्याधि कौन सा है, वात रक्त। इसलिए वातज और रक्तज वात रक्त के ही लक्षण इसमें इंपॉर्टेंट बताए गए हैं।
सो वातज में क्या है, सीरा आयाम। मैंने बताया आयाम का मतलब क्या होता है, डायलेट होना। मैं आपको हमेशा बताता हूँ डायलेटेशन और संकोच ये काम किसका है, वात का ही। सो कॉमन सेंस। नेक्स्ट, शावता वृद्धि हानि। फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको एक वर्ड बताया था विषम। विषम का मीनिंग क्या होता है, कभी ये तो कभी वो। विषम वर्ड हमेशा वात में रहेगा। तो यहाँ क्या हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है, कभी हानि हो रही है, दैट इज कभी ये कभी वो, इसका मतलब विषमता आ रही है। ये विषमता हमेशा किस में रहेगी, वात दोष में रहेगी। नेक्स्ट क्या है, धमनी अंगुली संधि संकोच। धमनी संकोच, अंगुली संकोच, संधि संकोच। फिर से संकोच वर्ड किसमें आएगा, वात में आएगा, कॉमन सेंस है। और नेक्स्ट आता है शीत द्वेष। वात ऑलरेडी शीत है, इसलिए वो क्या करेगा, शीत का द्वेष करेगा। अब ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट कॉमन सेंस वाले हैं, इसलिए हमको इसको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आते हैं वात रक्त के रक्त इस प्रकार में। ये दोनों अंडरलाइन किए हुए हैं, बोल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कौन सा है, चिमचिमायते। आपको याद होगा मैंने आपको बताया है चिमचिमायन ये लक्षण सिर्फ वात दोष के लिए बताया गया है, लेकिन वात रक्त में चिमचिमायते लक्षण वात इस प्रकार में न देते हुए रक्त इस प्रकार में दिया है, इसीलिए हम याद रख रहे हैं। अगर ये वात प्रकार में होता तो हम याद रखते कि इसको नहीं रखते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्निग्ध रुक्ष ही शमम नयति। इसका मतलब होता है आप उस पे स्निग्ध चिकित्सा करो, रुक्ष चिकित्सा करो, लेकिन उसे शमन होता है क्या, नहीं होता है, उसे ठीक नहीं लगता है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे ये सिद्धांत है, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यैहि यो न व्याधि प्रशाम्यति रक्तजम तज्जानीयात्। जो व्याधि शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता है, उस व्याधि को रक्त धातुगत व्याधि समझना चाहिए और उसमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। ऐसा ही लक्षण यहाँ पे आता है स्निग्ध रुक्षई शमम नयाति। स्निग्ध चिकित्सा करने पर, रुक्ष चिकित्सा करने पर भी इस पेशेंट को रिलीफ मिलता नहीं है। बाकी कुछ काम के इसमें लक्षण नहीं है, दैट इज श्वेतु वृषरूप और कंडुकलेदक कुछ काम का नहीं है। पूछा जाएगा चिमचिमायते और स्निग्ध रुक्षई शमम नयति, यही लक्षण पूछे जाएंगे रक्तवात रक्त में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलेंगे हम इसकी अवस्था की तरफ। अब फ्रेंड्स चरक के अनुसार उत्तान और गंभीर ये क्या है, वात रक्त के दो प्रकार है, लेकिन सुश्रुत बोलते हैं कि वात रक्त के प्रकार न होते हुए क्या है, ये वात रक्त की अवस्था है। इट मीन सुश्रुत का बोलना है पहले वात रक्त हमेशा उत्तान ही रहेगा, फिर अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं की उत्तान में तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गंभीर होता जाएगा। सो दीज आर नथिंग बट स्टेजेस ऑफ वात रक्त। बट चरक के अनुसार ये दोनों क्या एक वात रक्त के प्रकार बताए गए हैं। अब उत्तान और गंभीर यही प्रकार है, उभय ये प्रकार नहीं है, नहीं उभय ये उसकी अवस्था है। उभय का मीनिंग क्या होता है, जब उत्तान गंभीर दोनों हो तो उसे उभय ये नाम दे दिया गया है। तो याद रखेंगे वात रक्त के दो ही प्रकार है, उत्तान और गंभीर, उभय उसका प्रकार नहीं माना गया है। अब उत्तान कहाँ कहाँ आश्रय होता है, त्वचा और मांस में, जिसका हमने कोड देख लिया था उता माता। बाकी अभ्यंतर में कौन रहेगा, गंभीर, है ना। त्वचा और मांस छोड़कर बाकी सब में कौन रहेगा, गंभीर। साथ ही साथ उभय के लिए मैंने क्या बताया था, संधि का एस, अस्थि का ए और मज्जा का एम। साम अपन ने कोड ये बनाया था, सो साम उभय रहेगा। अब इसके लक्षण कुछ काम के नहीं, फिर भी मैं आपको इसके कोड बता देता हूँ। अब देखिए उत्तान में पहला वर्ड क्या है, कंडुदाह। कंडु खुजली कहाँ होती है, ऊपर ही होती है, स्किन के ऊपर ही होती है, दैट इज उत्तान। गंभीर में क्या है, श्वेतु, शोथ कैसा है, गंभीर शोथ है। बस इतना भी अगर आपने याद रखा तो बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है, आगे तो भी हमने इसका कोड याद रख के रखा है। और उभय में क्या है, छिंदन। उभय का मीनिंग क्या होता है, दोनों। तो अब जब हम किसी भी चीज का छेद लेते हैं तो क्या होते हैं, उसके दो भाग पड़ जाते हैं। सो छिंदन, आप इसको याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये लक्षण याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ पॉइंट याद रखना है, इसके दो भेद है और वो कहाँ कहाँ आश्रित होते हैं ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये होगी वात रक्त के भेद, सुश्रुत अनुसार ये होगी वात रक्त की अवस्था है। अब चलेंगे वात रक्त की चिकित्सा की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स वात शोणित की चिकित्सा के टेबल पे हम आ गए हैं। वात शोणित को हमने क्या बोला था, मेद कफा वृत्तवात, इसलिए यहाँ पे मेदग्न और कफग्न चिकित्सा करनी है, कॉमन सेंस। एक और मैंने आपका यहाँ सिद्धांत बताया है, नहीं बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सिते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस्ती के समान वात रक्त में और भी कोई चिकित्सा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे और पॉइंट क्या दिया है, देखिए वात रक्त में क्या करना है, अगर वात है तो सबसे पहले स्नेहन तो देना पड़ेगा क्योंकि वात दूषित है, और बाद में अपने को रक्त है तो रक्त में विरेचन देना पड़ेगा। पर वो भी विरेचन कैसा होना चाहिए, स्नेह युक्त, क्योंकि वात उससे अटैच्ड है। रुक्ष विरेचन देंगे तो क्या होगा, वात फिर बढ़ेगा। पर जब वात दूषित ज्यादा नहीं है तो वहां पे रुक्ष विरेचन देने का भी दावा यहाँ करते हैं। ये रुक्ष विरेचन तब देना है जब शरीर में वात की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं है या फिर सामवात ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें रुक्ष विरेचन देने को भी कहा है। लेकिन वो दोनों विरेचन कैसे होने चाहिए, मृदु होने चाहिए। अब ये मृदु क्यों होने चाहिए, मैं आपको बताया था कि ये मृदु का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये किसको हो रहा है, प्रायशः सुकुमारा नाम, सुकुमार जो है उसको हो रहा है। तो सुकुमार व्यक्ति को हम तीक्ष्ण विरेचन देंगे क्या, नहीं, हम कौन सा विरेचन यहाँ पे देंगे, मृदु विरेचन देंगे। अब इसमें स्नेहयुक्त विरेचन मतलब क्या हो रहा है,
स्नेह से विरेचन देना है, इसका मतलब आप यहाँ पे एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हो। जबकि वृक्ष विरेचन का मतलब यहाँ पे वृक्ष द्रव्यों से विरेचन करना है, दैट इज त्रिफला। त्रिफला इज नथिंग बट वृक्ष विरेचन। सो आप स्नेह युक्त और वृक्ष विरेचन के लिए दोनों कल्प चूज कर सकते हो। साथ ही साथ क्या दिया है, शस्तम सकृत बस्ती कर्म च, बस्ती कर्म भी साथ में करना चाहिए क्योंकि वात इसमें बढ़ा हुआ है। अब उत्तान वात रक्त जो है इसमें हमें क्या करना पड़ेगी, ऊपर ऊपर की चिकित्सा करना पड़ेगी। सो यहाँ क्या दिया है, स्तेक, अभ्यंग, प्रदेह, अन्न, स्नेह, ये आपको सब जो देना है वो कैसे होने चाहिए, प्रायो अविदाही। इसमें कोई भी तीक्ष्ण द्रव्य ना हो जिससे उसे विदाह ना हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस तरह से भी वात रक्त की चिकित्सा की जा सकती है। अब वात रक्त की दो अवस्था देखी थी हमने, एक देखा था उत्तान और एक देखा था गंभीर। अब उत्तान वात रक्त मतलब जो त्वचा और मांस से आश्रित है, इसका मतलब ऊपर की ओर है, तो हम चिकित्सा क्या करेंगे, वहां पे लेप लगाएंगे, अभ्यंग करेंगे, परिषेक करेंगे या उपनाह करेंगे। ये ऊपर के सरफेस पे ही की जाने वाली ट्रीटमेंट है, इसलिए उत्तान में काम में आती है। जबकि गंभीर का मतलब क्या है, अंदर के ओर हुआ है, अंदर की ओर हुआ है मतलब हमको चिकित्सा है अंदर करने वाली होना, दैट इज स्नेहपान। वात है तो आस्थापन और रक्त है तो विरेचन। प्रथम चिकित्सा किसकी करनी है, वात की चिकित्सा करनी है, याद रखेंगे, और फिर बाद में रक्त प्रसादन। तो कितना इजी है ये, उत्तान में बाहर वाली चिकित्सा करना है, गंभीर में अंदर वाली चिकित्सा करना है। अंदर में दूषित वात रक्त है, वात के लिए बस्ती दे दो, रक्त के लिए विरेचन दे दो, एज सिंपल एज दैट। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे रक्त दूषित है तो रक्त मोक्षण भी करने को कहा है, उसके भी पॉइंट हम देखेंगे। देखिए रक्त मोक्षण के लिए जलोका का प्रयोग कहाँ होता है, जहां रुक, दाह, शूल, तोद आदि लक्षण है ना, तो वहां पे जलों का यूज करना है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, पहला लेंगे हम दाह, दाह का हमने डी बना लिया है। उसके बाद लेंगे शूल, शूल का हमने एस एच बना लिया। फिर देखा हमने रुक, रुक का हमने आर ले लिया, और फिर लिया तोद, तोद का हमारा बन गया टी। ये क्या बन गया, दशरथ। तो दशरथ को क्या किया हमने, जलों का यूज की, दैट इज दाह, शूल, रुक और तोद आदि लक्षणों में जलोका का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंग और तुम भी। अब श्रृंग यूज किया गया है वात दोष के लिए, तुम भी यूज किया गया है कफ दोष है दूषित रक्त के लिए। अब यहाँ पे लक्षण कैसे होना चाहिए, वात और कफ वाले। अब सुप्ति किसमें आती है, वात की वजह से, कंडू किसमें होता है, कफ की वजह से, और चिमचिमायन लक्षण किसमें देखते हैं, वात में। सो ये बन गया वात और कफ के लिए सारे लक्षण एज इट इज वहां पे है। ऐसे लक्षणों में क्या यूज करना है, वात के लिए श्रृंग और तुम भी कफ के लिए यूज करना है। और एक पॉइंट इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, देशादेश और जैत, अगर शिफ्टिंग पेन है तो वहां पे शीरावेद या प्रश्न का भी प्रयोग करना चाहिए। कितना क्लियर है, बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट समझते चलो। अब यहाँ पे ये दिया है कि अति रक्त मोक्षण करने से, अब वहां पे दूषित क्या है, वात और रक्त। अगर हम अति रक्त मोक्षण कर देंगे तो शरीर में वैक्यूम क्रिएट होगा, और याद रखना है जहां पे भी वैक्यूम क्रिएट होता है वहां पे वात दोष जाके बैठता है। इसलिए अति रक्त मोक्षण करने से क्या होगा, वात दोष शरीर में बढ़ेगा और वो क्या करेगा, खंज उत्पन्न कर सकता है, वात के विविध रोग उत्पन्न कर सकता है या फिर मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए अगर रक्त मोक्षण करना है तो क्या करना है, स्निग्धात रक्तम विनिर्हरेत्, पहले स्नेहपान करवाना है, स्नेहन करवाना है, उसके बाद में ही रक्त मोक्षण करना है। क्योंकि अगर बिना स्नेहपान के रक्त मोक्षण करेंगे तो शरीर में वात बढ़ के वात विकार या मृत्यु भी हो सकता है। क्लियर होता है। अब इसमें निषेध क्या क्या करना है वो देखेंगे। रक्त मोक्षण निषेध है कौन सी कंडीशन में, अगर वात प्रधानता शरीर में है, अंग ग्लानि है और शरीर रुक्ष है, तो यहाँ पे रक्त मोक्षण करना है क्या, नहीं करना है। अंग ग्लानि मतलब पेशेंट अगर वीक है तो वीकनेस में हम कभी भी ब्लड डोनेट करते हैं क्या, उसी तरह से अंग अगर ग्लानि है तो रक्त मोक्षण भी नहीं करना है। वात प्रधानता में रक्त मोक्षण क्यों नहीं करना है, अभी हमने देखा रक्त मोक्षण करेंगे तो वात बढ़ेगा, ऑलरेडी वात प्रधान है, तो रक्त मोक्षण करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर फिर भी गलती से हमने कर दिया तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, शोथ, स्तंभ, कंप और स्नायु शिरामय, स्नायु और शिराओं के भी यहाँ पे रोग हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे निषेध कर्म कौन सा पता है, स्नेहन और ब्रूहन नहीं करना है। वाई, क्योंकि हमने देखा ये मेद कफ वृत्तवात है, कफ और मेद कैसे है, स्नेह युक्त है ना। अगर हम यहाँ पे स्नेहन और ब्रूहन करेंगे तो क्या होगा, आवरण जो वात का है वो और बढ़ेगा और वात व्याधि और बढ़ेगा ये, इसलिए यहाँ पे स्नेहन और ब्रूहन नहीं करने को कहा है। अब हमने यहाँ देखा है कि इसमें रक्त दूषित भी है, अगर रक्त यहाँ ज्यादा दूषित हो जाता है तो क्या होगा, उस स्थान में पाक हो जाएगा और पस कलेक्शन होगा। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आती है स्थान का अगर पाक या पुय हो जाता है तो हमें क्या करना है, इमेजिन कीजिए अगर एब्सेस बन जाता है, तो हम एब्सेस में मेन ट्रीटमेंट कौन सी करते हैं, इंसिजन। इंसिजन करना है मतलब क्या करना है, भेदन करना है। अब हमने इंसाइज करने के बाद में अंदर का पस क्या करना है, ड्रेन करना है। ड्रेन करना है मतलब क्या, शोधन। और आखिरी में जो कैविटी बन गई वो कैविटी को फील करना है। फील किससे करेंगे हम, जितने भी ऑइंटमेंट वगैरह, इससे हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हील करते रहेंगे। हील करना है मतलब क्या है, रोपण करना है। सो इंसिजन followed by drainage followed by healing, that is भेदन, शोधन एंड रोपण। कॉमन सेंस है, कुछ भी याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ,
बहुदोष अगर वात रक्त में है तो कौन सा तेल यूज करना है? एरंड तेल का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, हमने आनाह में भी एरंड तेल देखा था और तब मैंने आपको बताया था एरंड तेल पित्तावृत्तवात, कफावृत्तवात, रक्तावृत्तवात सब में काम में आता है। जो हमने देखा था ना 5 पल इसका प्रयोग करना है एरंड तेल, इसीलिए प्रयोग करना है क्योंकि ये व्याधि कौन सा है? एक प्रकार से रक्तावृत्तवात ही है, इसलिए रक्तावृत्तवात में हमने एरंड तेल का प्रयोग कर लिया। और ये एरंड तेल जीर्ण होने पर क्या करना है? इसको दुग्ध का पान करवाना है। क्यों? क्योंकि दूध रक्त के लिए भी अच्छा है और वात के लिए भी अच्छा है। पॉइंट क्लियर होता है? बहुदोष में क्या करना है? एरंड तेल का प्रयोग करना है। चलेंगे हम हमारे इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोषज वात रक्त में चिकित्सा क्या करनी चाहिए। अगर वातज वात रक्त है तो यहाँ क्या करेंगे? हम सारे स्नेह यूज करेंगे, दैट इज सरपई, तेल, वसा, मज्जा, सभी के सभी स्नेह मिला के दे दो ताकि वात कम हो जाए। या फिर पुराना घृत का भी यहाँ पे प्रयोग करने को कहा है। साथ ही साथ सुकोष्ण उपनाह, मैंने आपको बताया है उपनाह हमेशा वात में ही बांधे जाते हैं। जैसे हमने वातज मूत्र पृष्ठ में स्थिरादि इनके साथ उपनाह देखा था, सो वात में ही उपनाह जनरली बांधा जाता है। पित्तज और रक्तज में क्या करना है? रक्त पित्त के समान चिकित्सा करनी है, कॉमन सेंस। और कफज में क्या करना है? कफज में वमन करेंगे। कौन सा वमन दिया जाएगा? मृदु, क्योंकि सुकुमार व्यक्ति है तो मृदु ही वमन देंगे। पोषण लेप है ना, सुपोषण लेप लगाएंगे क्योंकि उष्ण गुण कफ को विलीन करेगा। अब अगर इसमें शोथ, गौरव और कंडु ये लक्षण है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूत्र, क्षार और इनका प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया है मूत्र क्षार अगर चिकित्सा में आते तो चिकित्सा कैसी रहेगी? कफ की ही चिकित्सा रहेगी। सो मूत्र और क्षार से हमको क्या करना है? घृत यूज करना है। वाई घृत? क्योंकि यहाँ वात भी बढ़ा हुआ है, रक्त भी बढ़ा हुआ है, इसलिए वात रक्त के लिए घृत दे दिया और कफ जो बढ़ा है उसके लिए हमने मूत्र और क्षार यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट है वात रक्त के रोगाधिकार। सो वात रक्त का एक रोगाधिकार हमने क्या देखा था? पिंड तेल। और हमने ये भी देखा था पिंड तेल का अभ्यंग करना है जो रुजापह में। लेकिन पिंड तेल के कंटेंट भी पूछे जाते हैं। वो कंटेंट कौन से है? मधुशिष्ट, तिल तेल, मंजिष्ठा, सरजरस और सारिवा, ये 5 कंटेंट इसमें है। अब इनको याद कैसे रखना है? हम क्या करेंगे? सबके इनिशियल ले लेंगे। म, ती, मंद, सांस। क्या बन गई? मति, मंद, सांस हो गया। म इज मधुशिष्ट, ती इज तिल तेल, मंद इज मंजिष्ठा, सा इज सारिवा, स इज सर्जरस। तो ये पांचों के पांचों कंटेंट याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप कौन से यूज करना है? पारुषक और जीवनीय। तो पारुषक का पा ले लो, जीवनीय का जी ले लो, क्या बन गया? पाजी। वात रक्त किसको हुआ था? पाजी को हुआ था, है ना। ये पाजी को होने के बाद में क्या किया था? पाजी को गुड़, हरित की और गुगुड़ का प्रयोग किया गया था। दैट इज गुड क्वालिटी का गुगुड़ और गुड क्वालिटी का शिलाजतु उन्हें खिलाया गया था। ये कैसा है? वात रक्त किसको हुआ? पाजी को हुआ। और फिर पाजी को क्या किया? गुड क्वालिटी का गुगुड़ और गुड क्वालिटी का शिलाजतु खिलाया गया। दैट इज गुड़ हरित की, गुगुड़ और शिलाजतु का भी इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है वर्धमान पिंपली। हमने ऑलरेडी पेड़ देखा था और पेड़ में दूसरा कल्प और क्या था? बोधि वृक्ष कषाय। बोधि वृक्ष कषाय का अनुपान क्या दिया गया है? मधु दिया गया है। और वहां पे हमने श्लोक भी देखा था, वात रक्तम जयत्याशु त्रिदोषम अपि दारुणम, ये श्लोक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसमें कुछ कल्प है, वो कल्प कौन से है? सुकुमार तेल। सुकुमारों को होता है इसलिए सुकुमार तेल। मधु यष्टि, हमने माधुरी देख लिया था। अमृता देख ली थी। महापद्मक, पुड्डाक पद्मक दोनों देख लिए थे हमने। मधुक, मधुपर, ये सब माधुरी दीक्षित से अटैच कर लेते हैं। और आखिरी में आते हैं शतपाक और सहस्त्रपाक बला तेल, ये हमने बला भी अक्षय कुमार के साथ अटैच कर लिया था। तो ये हो गए वात रक्त के सारे कल्प। फ्रेंड्स, वात रक्त आपको इससे एक वर्ड भी ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको मैं इसमें एक होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क ये रहेगा कि चरक चिकित्सा स्थान 29 वात शोणित अध्याय में वात रक्त के कुछ हेतु दिए हैं। वो हेतु क्या है मैं आपको उसको पहली लाइन बता देता हूँ, बाकी के हेतु आपको लिख कर रखना है। दैट इज लवण, अम्बु, कटु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण, अजीर्ण भोजनैः, क्लिन्न शुष्काम्बुजानुग मासो पीनाक मूलकैः। ये सारा जो श्लोक है आखिरी तक, ये 10 से 12 लाइन है, 10 से 12 लाइन आपको लिख कर निकालनी है और इसको पढ़ना भी है। तो ये वात रक्त के हेतु आपके लिए होमवर्क रहेगा। इतना वात रक्त होने के बाद हम वात रक्त के एक बार एट ए ग्लांस को ओवरलुक कर लेंगे। देखिए वात रक्त के एट ए ग्लांस में यहाँ देखा हमने, ये बस्ती प्रधान चिकित्सा है। इसमें इसे आड्यवात, खूडवात, वात विलासक और मेदारुत्तवात भी कहा गया है। सुश्रुत ने इसे आखू विष की उपमा दी है। चरक और वाग्भट ने स्वतंत्र अध्याय वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने वात व्याधि में इसका वर्णन किया है। ये प्रायः सुकुमार व्यक्तियों में होता है, प्रायः हस्तपात की सूक्ष्म संधियों में होता है। इसके पूर्व पुष्ट के समान वाग्भट ने बताया है। वात का सूक्ष्म और सरगुण इसमें इन्वॉल्व होता है। रक्त का द्रव और सरगुण इसमें इन्वॉल्व होता है। वाग्भट ने गुरुचि इसमें श्रेष्ठ द्रव्य बताया है। चरक में उत्तान और गंभीर इसके भेद बताए, जबकि सुश्रुत ने इसकी अवस्थाएं बताई है। उभय में खंज और पांगुल्य ये लक्षण मिलते हैं। चिकित्सा कफ में दग्न करना है। यहाँ पे वात रक्त कौन सा रहेगा? जो 1 साल पुराना रहेगा और जो द्विदोषज रहेगा, दैट इज द्वंद्वज रहेगा, ये आपने बताया है। और पिंड तेल का अभ्यंग करना है जो रुझा कम करता है, दैट इज पेन रिलीवर है। ये एट ए ग्लांस पॉइंट फिर से 15 है, बट कितने इजी हो जाते हैं एक बार अगर हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं तो, इसलिए एट ए ग्लांस पॉइंट को बार बार पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड, चिकित्सा का हमारा पहला सेशन खत्म होता है।
इसी सेशन को आप बार बार अगर पढ़ते रहो तो ये आपके रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।